हेलो दोस्तों, टॉपस्तान एकेडमी पे एक बार फिर से मैं हेमराज आप सभी का स्वागत करता हूँ। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है सभी लोग अच्छे होंगे। तो हम एवरेज पढ़ रहे थे और एवरेज के अंदर हमने एक क्लास कंप्लीट कर चुके हैं जिसके अंदर मैंने आपको बेसिक बताया एवरेज का और कुछ बेसिक से क्वेश्चन हमने सोल्व किए। आज हम आगे बढ़ रहे हैं और आगे आज हम देखते हैं अलग अलग टाइप के अलग अलग कॉन्सेप्ट की किस किस तरीके के एवरेज के क्वेश्चंस आते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो डेफिनेटली लाइक भी किया करो, शेयर भी किया करो और चैनल सब्सक्राइब किया करो, ठीक है ना, ताकि मेरा भी थोड़ा सा कॉन्फिडेंस जो है वो अप रहे, है ना, कि हाँ भाई मैं जो मेहनत कर रहा हूँ वो सफल हो रही है। चलो, और अपना जो रिव्यू है वो मुझे भेजा करो कि हाँ सर अच्छी है, वो है, कोई कमी चल रही है, जो भी है आप बताया करो, है ना। तो आप बताओगे तभी तो कोई सुधार होगा। चलो आगे बढ़ जाए। देखो, एक क्वेश्चंस, ये सारा कुछ मैं बेसिक इसमें कवर कर चुका हूँ, क्या है क्या नहीं है। तो आपने पहली क्लास नहीं देखी है, जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, तो कृपया करके एक बार जो है स्टार्टिंग की क्लास देख ले। देखो इसके अंदर जो है एक क्वेश्चन मैं आपको सोल्व करवा रहा था, तो इसका आंसर 40 आ रहा था। अब इसमें मैंने ऑप्शन में ध्यान से गलती से टिक लगा दिया, कांट डिटरमाइंड, निर्धारित नहीं कर सकते, जबकि हमने तो इसमें निर्धारित कर लिया था। ठीक है, समझ पा रहे हैं? तो इसका मतलब कई लोग है ना जो कंफ्यूज हो रहे हैं, तो सर इसमें ये कैसा लगा है भाई। देखो इसका आंसर जो है 40 आ रहा है, समझ पा रहे हैं। और ऑप्शन क्या दिया हुआ है, कांट डिटरमाइंड। इसका मतलब इसके अंदर हम इसको निर्धारित नहीं कर सकते, जबकि हमने तो निर्धारित किया है। तो ये ऑप्शन कहीं गलती से लिख दिया होगा, या इसमें इतना टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। अगर यहाँ पे डी की जगह अगर 40 भी होता तो वो हमारा आंसर हो जाता। टेंशन लेने की जरूरत नहीं, हो जाती छोटी मोटी गलती। चलो आगे बढ़ जाए। तो 10 क्वेश्चन तक हम अब इसमें कवर कर चुके हैं और अब हम बढ़ेंगे आगे की तरफ। और अगला 11वां जो क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो देख लीजिए एक बार आप। देखो, एक समूह में विद्यार्थियों के औसत अंक 63 है। इनमें से 3 के प्राप्तांक इस तरीके से हैं और शेष 6 विद्यार्थियों के औसत अंक कितने हैं। देखिए दोस्तों, मैं आपको एक चीज समझाता हूं। एवरेज के अंदर जो है क्वेश्चंस इतने टफ नहीं आते। क्वेश्चंस जो है टोटली थोड़े से उनकी जो लैंग्वेज होती है वो थोड़ी अलग आती है, थोड़ी सी क्वेश्चंस घूम के आते हैं। तो हमें ये लगता है कि यार ये कैसे क्वेश्चन आ गया, जबकि मेरे से सोल्व ही नहीं होगा। लेकिन ऐसा नहीं है, आप उसको एक बार ढंग से प्रैक्टिस करेंगे, ढंग से कॉन्सेप्ट समझेंगे, तो डेफिनेटली क्वेश्चंस आपको अच्छे से बनेंगे। ठीक है, तो देखो इसमें क्या है कि एक समूह में विद्यार्थियों के औसत अंक जो है 63 है। अब इसमें यह नहीं दिया हुआ कि विद्यार्थी हैं कितने, तो इसमें यह दिया है इनमें से 3 के प्राप्तांक ये हैं और शेष 6 के ये हैं। तो शेष 6 विद्यार्थियों के औसत अंक कितने हैं। अब मुझे एक चीज समझाओ आप। अब इसमें टोटल अगर ग्रुप में मैं 9 मानूं, आप खुद देखिए, 3 के दिए हुए हैं और 6 को आपको बताना है। इसका मतलब ओवरऑल जो ग्रुप में आदमी है वो कितने हैं, 9। आइडिया लगता है ना इससे। तो इस तरह से थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज किया करो। चलो भाई आगे बढ़ जाए। तो देखो, तो मैं आपको एक चीज बताता हूँ, ट्रिक वगैरह में इस तरह से फंसोगे ना तो वो एक अलग, उसमें टाइम वेस्ट ही होना है। हमें नंबर से मतलब होता है, जितना जिस कॉन्सेप्ट से जिस तरीके से क्वेश्चन जल्दी बनता है आप उसी से फटाफट क्वेश्चन को सोल्व किया करो, है ना। एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाया करो ज्यादा। तो देखो इसके कई तरीके हैं सोल्व करने के, लेकिन जो लगता है कि हाँ यार फटाफट से आंसर आ जाएंगे वही है। देखो मैं आपसे एक चीज पूछता हूं, अगर ग्रुप में हमने 9 विद्यार्थी माने और 9 का जो एवरेज है वो कितना है, 63। तो मैं एक बार देख लेता हूं कि हम ये देख लेते हैं एक बार कि टोटल अंक जो है विद्यार्थियों के वो कितने हैं। तो 63 को करूंगा तो देखिए 9 × 27, हाथ की 2, 9 × 6 = 54 और 2 कितने हो गए, 56। अगर मैं टोटल बात करूं तो 9 विद्यार्थियों के जो अंक है वो 567 हो गए। अब आगे बढ़ जाओ थोड़ा। देखिए 3 विद्यार्थियों के, इस 9 में से भी कितने के, 3 विद्यार्थियों के जो अंक दिए हुए हैं, ध्यान से समझना, कितने दिए हुए हैं जी, 78 दिए हुए हैं। ठीक है, 69 दिए हुए हैं और 48 दिए हुए हैं। हम जोड़ लेते हैं एक बार इनको। तो देखिए 8 और 8 कितने हो गए, 16। अच्छा 16 एक मिनट भाई खराब, हाँ। तो आगे कितने बच गए जी भैया, 16। तो 16 और 9 कितने हो गए, 25। 25 के 5, हाथ की कितने हो गए, 2। देखिए 4 और 2 6 × 6 = 12। 12 और 7 कितने हो गए, 19। तो मैं ये कह सकता हूं कि इन 3 विद्यार्थियों के जो टोटल अंक थे वो कितने हैं, 195। अब एक चीज मुझे बताओ, ये 9 विद्यार्थियों के टोटल अंक है, ये 3 विद्यार्थियों के टोटल अंक है। अगर मैं यहां से 6 विद्यार्थियों के अंक निकालने की कोशिश करूं
तो मुझे पता चल जाएगा ना 6 विद्यार्थियों के अंक कितने हैं टोटल। तो मैं देखिए 567 में से कितना घटा दूं, जरा मुझे एक चीज बताओ। तो 195 घटा दे क्या हम? तो देखिए 2 गया जी, और 16 में से ये गया तो कितना हो गया आपके 7, यहाँ पे 4 बच गया, यहाँ पे 3 हो गया। तो मुझे पता चल गया कि इन 6 विद्यार्थियों के टोटल अंक कितने हैं, 372। आपसे पूछा क्या है कि 6 विद्यार्थियों के औसत अंक कितने हैं, तो आप सिंपली क्या कर देंगे, इसके अंदर 372 के अंदर किसका भाग दे देंगे, 6 का भाग आप इसके अंदर दे देंगे। तो 6 का भाग इसमें आप देंगे तो देखिए 6 का 36 हो गया, फिर 1 बच गया, 6 दूनी 12। तो मुझे ओवरऑल जो मिला 6 विद्यार्थियों का आंसर वो कितना मिला है, 62। अब मुझे एक चीज बताओ, कहीं 62 आपको नजर आ रहा है क्या? नहीं है, तो नन ऑफ दीज, तो इनमें से कोई है ही नहीं, तो ऑप्शन आपका क्या हो जाता है, ई हो जाएगा आंसर। बस इस तरीके से क्वेश्चन को आप आराम से कर सकते हैं, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना होता है, नॉर्मल तरीके से क्वेश्चन को आप इजीली फॉर्मेट में क्वेश्चन को सोल्व कर लोगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़ जाए, अगला क्वेश्चन देखिए भाई। गणित में 28 छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत 50 था। 8 छात्र विद्यालय छोड़कर चले गए, इसमें से 6 छात्रों के औसत प्राप्तांक में 5 की वृद्धि हो गई। विद्यालय छोड़कर जाने वाले छात्रों द्वारा प्राप्तांक औसत कितना था? देखो दोस्तों, इसके 2 तरीके होते हैं सोल्व करने के। मैं जो सबसे एग्जाम में फास्ट होता है मैं उसी तरीके से बताता हूं, तो थोड़ा सा आप एक कॉन्सेप्ट सीख लीजिए थोड़ा सा, ठीक है। देखिए हमेशा होता क्या चीज है, या तो फिर विद्यालय हो गया या फिर मान लो कोई ग्रुप हो गया। 2 तरीके होता है, या तो ग्रुप में कोई नए विद्यार्थी आते हो या फिर ग्रुप छोड़ के कोई विद्यार्थी चले जाते हो। ये बात आपको अच्छे से हजम होती है, समझ में आती है ना भाई। 2 ही काम हो सकता है, मान लो कि कोई एक ग्रुप है आपका, अब इस ग्रुप में कुछ विद्यार्थी छोड़ के चले गए हो और कुछ विद्यार्थी इसमें नए आ गए हो, 2 ही कंडीशन बनती है ना। तो औसत या तो कम होगा या ज्यादा होगा, वो डिपेंड करता है कंडीशन क्या है। अब देखिए गणित में 28 छात्रों द्वारा प्राप्तांक जो औसत था वो कितना था, 28। देखिए सॉरी कितना था, 28 का, 28 का था 50। क्या बात समझ में आ रही है? अब हुआ क्या है कि 8 छात्र विद्यालय छोड़कर चले गए। कितने विद्यार्थी छोड़कर चले गए, मेरी बात को ध्यान से समझना थोड़ा। 8 विद्यार्थी चले गए। अगर ये 8 विद्यार्थी छोड़ के चले गए तो अब कितने बच गए जी, 20 बच गए। तो इधर क्या हुआ कि वृद्धि हो गई, क्या हो गई जी, वृद्धि हो गई। तो मुझे एक चीज समझिए जरा कि अब विद्यार्थी 20 बचे हैं, तो अब क्या हुआ कि वृद्धि हो गई, वो भी कितनी की, 5 की। तो अब कितना हो गया हमारा एवरेज, 55 हो गया। तो आप मुझे एक चीज समझिए थोड़ा सा कि यहाँ पे कितने की वृद्धि हुई है, 5 की वृद्धि हुई है। कितने की वृद्धि हुई है, 5 की वृद्धि हुई है, ठीक है। अब देखिए ये 5 की वृद्धि ध्यान से समझने वाली कॉमन सेंस है, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत भी नहीं है, उल्टा ज्यादा सोचो मत इसमें। भाई एक चीज बताइए कि 28 विद्यार्थियों का औसत 50 था, 8 चले गए, अब विद्यार्थी कितने बच गए हैं जी, 20 बच गए हैं। तो औसत 5 बढ़ गया है। देखिए मैंने आपको एक चीज समझाया था कि जब कोई विद्यार्थी ग्रुप छोड़ के चले जाते हैं तो यहाँ पे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट सीखना होगा, आपको उल्टा करना है। देखिए कैसे, अब मुझे एक चीज बताओ आप कि 5 विद्यार्थियों का प्रभाव किस पे पड़ेगा, 28 पे पड़ेगा। तो मैं 28 को किससे गुणा करूंगा जी, 5 से गुणा करूंगा और इसके अंदर 8 का मैं भाग लगाऊंगा। तो देखिए लगा लेते हैं एक बार भाग, तो पहले एक बार गुणा ही कर लेते हैं टोटल, क्योंकि ऐसा संख्या कटेगी नहीं। आंसर इसका पॉइंट में आना है, कोई दिक्कत नहीं है, चलो पॉइंट में भी निकाल लेंगे। तो 8 पंजे 40, हाथ के कितने हो गए 4, 5 दूनी 10 और कितने हो गए 140। अगर मैं इसमें 8 का भाग दूं तो कितना आएगा जरा देखिए, 8 एकम 8 हो गया, फिर 6 बच गया, 8 साटू 56 हो गया, फिर 4 बच गया और फिर हो गया आपका ये। तो मैं ये लिख सकता हूं कि 17.50। अब मुझे एक चीज समझिए, आप देखिए कॉमन सेंस लगाना है थोड़ा सा कि जब भी कोई विद्यार्थी ग्रुप छोड़ के जाते हैं, एक चीज स्पष्ट समझ लीजिए, अगर ग्रुप छोड़ के चले गए हैं, अगर एवरेज बढ़ रहा है तो आपको कुछ भी नहीं करना। यहां पे देखिए 28 को 5 से गुणा करना है, उसमें 8 का भाग देना है, और अगर एवरेज बढ़ा है तो आपको ये 17.5 जो है इसमें से घटा देना है। तो अगर मैं मिटा दूं यहाँ पे 17.5, ठीक है, तो यहां से मैं क्या करूंगा 17.5 यहां से ये कर दूंगा। बात समझ में आ रही है या फिर ऐसे ही ऊपर तली ही चल रही है, ठीक है। अब देखिए मेरी बात को समझिए, हम एक यहां से ले लेते हैं, तो यहाँ पे तो कितना बच गया 0.5, और यहाँ पे कितना बच गया 54, 54 में से ये चला जाएगा कितना 10 चला गया 44, 44 में से 7 चला गया तो 37 बचेगा ना।
ठीक है 37। अब देखिए एक चीज कॉमन सेंस लगाना है कि ये जो यहाँ पे आंसर आया है ना, ये आंसर ये इन 8 विद्यार्थियों का डायरेक्ट एवरेज आता है। इन 8 विद्यार्थियों का डायरेक्ट क्या आता है, एवरेज आता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो कितना है कि भैया छोड़कर जाने वाले विद्यार्थियों का जो औसत है वो कितना है, 17.5 है। अगर मान लो कि यहाँ पे एवरेज घटता होता तो फिर हम क्या करते, जोड़ते, लेकिन कंडीशन ये होनी चाहिए कि ग्रुप छोड़कर जाने वाले विद्यार्थी वो होने चाहिए बस। अगर छोड़कर जाने वाले विद्यार्थी होंगे तो यहाँ पर वर्दी होगी तो यहाँ पे घटाना है, ठीक है। और अगर मान लो यहाँ पे वर्दी होती है तो घटाना है और कमी होती है तो जोड़ना है। सोचो अगर मान लो कि ये चले जाते 8 विद्यार्थी और यहाँ पे इनके एवरेज में कमी होती तो फिर आपको यहाँ पे जोड़ना होता। तो हमने क्या किया है माय डियर, हमने इसमें से 17 घटा दिया, 17.5। ये डायरेक्ट एवरेज आता है इन विद्यार्थियों का, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट है, अपने आप में ध्यान से समझने वाली बात है। चलो भाई बात क्लियर हो गई यहां तक, आगे बढ़ जाए। ये देखो किसी कक्षा के विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक, किसी कक्षा के विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक 68 है। कक्षा में लड़कियों का औसत प्राप्तांक 80 है तथा लड़कों का औसत प्राप्तांक यह है। कक्षा में कितने विद्यार्थी लड़के हैं। देखो भाई कितने प्रतिशत यहाँ पे आंसर पूछ रहा है, कितने प्रतिशत में आंसर पूछ रहा है। तो देखो समझते हैं इस क्वेश्चन को, कॉन्सेप्ट को समझते हैं। तो इस क्वेश्चन को हम मिक्सर एंड एलिगेशन वाले कॉन्सेप्ट से इस क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है भाई। बाकी मैं जब चैप्टर आपको पढ़ाऊंगा तो मैं डिटेल में समझा दूंगा मिक्सर एंड एलिगेशन, ठीक है भाई। अब देखिए दोस्तों एक चीज समझते हैं थोड़ा सा कि मिक्सर एंड एलिगेशन का ये चैप्टर है, लेकिन इसको करना कैसे है थोड़ा सा समझिए। पहचान क्या है, पहचान इस तरीके की क्वेश्चंस आएंगे। देखो देखो भाई दो काम हो सकते हैं, एक तो आपका यहाँ बॉयज लिख देते हैं, एक तरफ है बॉयज एक तरफ है गर्ल्स, ठीक है जी भाई। और ध्यान से समझना किसी कक्षा के विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक ये है, यानी टोटल प्राप्तांक कितना है 68 है। बात समझ में आ रही है क्या, हाँ जी आ रही है। अब देखो ध्यान से समझना 80, अब देखिए कक्षा में लड़कियों का औसत प्राप्तांक 80 है, लड़कियों का कितना है 80 है, तो लड़कियों को मैंने यहां लिखा। इसके बाद में क्या बोल रहा है, तथा लड़कों का औसत कितना है, लड़कों का औसत है 60। तो आप इनको घटाइए एक बार, जब आप इनको सोल्व कर रहे होंगे तो इधर कितना आ जाएगा 12, ठीक है, इधर कितना आ जाएगा 8। 3 से काट दे या 4 से काट दे, 4 से काट देंगे तो ये 3 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। अब देखिए मेरी बात को ध्यान से समझना, ये जो 3:2 आया ना, ये क्या आया है, ये 3:2 जो आया है ये क्या आया है। देखिए दोस्तों ये जो 3:2 जो आया है ना, ये कक्षा के अंदर विद्यार्थी जो है, दिख रहा है ना कलर, कक्षा के अंदर जो लड़के हैं उनकी संख्या का अनुपात आ रहा है यहाँ पे। ये मैं आपको मिक्सर एंड एलिगेशन में और समझाऊंगा। इधर जो 80 है, क्या है, ये गर्ल्स है जिनका औसत कितना है टोटल, वो 80 है, उनकी संख्या का ये रेशियो आ रहा है। अब आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है कि कक्षा में कितने प्रतिशत विद्यार्थी लड़के हैं, लड़कों की बात हो रही है। अगर लड़कों की बात हो रही है तो मुझे देखिए टोटल कितने हैं जी, टोटल कितने हैं 5। अगर टोटल 5 है तो आपसे लड़कों का प्रतिशत पूछा है तो 3 है, तो गुणा किससे कर दिया जाएगा 100 से, ठीक है। देखो इसके आंसर निकालते हैं, तो 300 हो गया, मैं 300 में 5 का भाग दूंगा तो कितनी बार हो गया 6, तो ये हो जाएगा आपका 60। तो आंसर कितना आ जाएगा 60, ये इसका आंसर है, ठीक है जी भाई। समझ में आ गया दोस्तों, ऐसे इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर लोगे, ठीक है। तो ये मिक्सर एंड एलिगेशन वाला कॉन्सेप्ट इसमें हमने यूज किया है। क्लियर हो गई बात अच्छे से, बहुत बढ़िया। आगे चल जाए। किसी परीक्षा में छात्रों तथा छात्रों के औसत प्राप्तांक क्रम से यह है, समस्त विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक यह है, छात्रों का अनुपात क्या होगा। सेम सवाल है, सेम सवाल है, उसमें प्रतिशत पूछ लिया था, इसमें हमें रेशियो पूछ रहा है, तो सेम सवाल है, कुछ भी नहीं करना। देखिए विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक समस्त का कितना है, समस्त का है 71.8, ठीक है। ध्यान से समझना किसी परीक्षा में छात्रों का मैं यहां लिख लेता हूं, ये लो, यानी मैंने बॉयज लिख लिया, ठीक है। तो छात्रों का कितना है 73 है, ये गर्ल्स हमने लिख लिया, कोई दिक्कत है क्या, ठीक है। बॉयज एंड गर्ल्स का जो रेशियो है वो
इस प्रकार से है। तो देखो करो आप सीधा सीधा सॉल्व, ऐसे करो तो देखो अब 73 में से अगर ये चला गया तो देखिए सोचो कि 73 में से कितना बच रहा है, 2। 2 में से भी फिर हम ये घटाएंगे, भाई ये घटेगा ना 2 में से भी, इस चीज को तो समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे आ जाएगा 1.2। ठीक है, इधर देखो भाई, इधर क्या बचेगा, ओनली 4.8 बचेगा। ठीक है, क्या पॉइंट से पॉइंट हटा दे, क्या पॉइंट से पॉइंट हटा दिया तो इधर कितना हो जाएगा 12, इधर कितना आ जाएगा 8। तो आपसे पूछा गया कि छात्रों तथा छात्राओं का अनुपात क्या है, तो वही 3:2 आंसर है हमारा, 3:2 ऑप्शन नंबर है। बस इस तरह से करना है इनको, क्वेश्चनों को ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं। ठीक है भाई, आगे बढ़ जाए। ये देखो 5 कक्षाओं का औसत 18 है, एक कक्षा छोड़ देने पर औसत यह हो जाता, छोड़ी गई संख्या क्या। अब इसको तो बेसिक से कर लो भाई। 5 का कितना है, 5 का है आपका 18, तो 18 पंजे 90 हो गया। तो टोटल कितना हो गया जी, 90 हो गया। अगर टोटल हमारा 90 हो गया, अब देखिए एक संख्या छोड़ देने पर औसत ये होता है। अगर एक संख्या हमने छोड़ दी तो इसका मतलब अब हमारी संख्या कितनी बच गई, 4 बच गई। देने पर औसत जो है कितना हो जाता है, एक संख्या छोड़ देने पर औसत हो जाता है 16। तो अगर आप 16 है 4 संख्याओं का औसत, ठीक है, तो ये टोटल कितना हो जाएगा, हाँ भाई 16 × 48, 16 × 4 = 64। तो छोड़ी गई संख्या वो है, घटा दो भाई इसमें से। तो देखो 10 में से ये गया तो कितना हो जाएगा 6, यहाँ पे 8 बच गया। ठीक है, और यहाँ पे 2, यही मेरा राइट आंसर है। बस इतना ही तो करना। आगे बढ़ जाओ। एक कार की 7 माह की पेट्रोल की औसत मासिक खपत यह है, यदि अगले 5 माह की औसत मासिक खपत यह है, तो इस कार की पूरे वर्ष की औसत मासिक खपत कितना है। बिल्कुल इजी हलवा क्वेश्चन है, कति है हलवा क्वेश्चन है, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। देखो करना कैसे है भाई 7 माह की अगर मैं बात करूं तो वो कितनी है भाई टोटल, जरा बताओ। 7 माह पेट्रोल की जो खपत है वो कितनी है, 110 लीटर। 110 लीटर, यार ये बड़ा दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, 110 लीटर है ना। ठीक है, तो कितनी है भाई, तो आप कहेंगे सर 110 लीटर है। ओके, यदि अगले 5 माह की औसत मासिक खपत यह है, देखो ध्यान से समझना, और 5 माह की जो अगले 5 माह है उनकी कितनी है, उनकी जो है वो है आपकी 86 लीटर, यही है 86 लीटर है। अब मुझे एक चीज समझाओ, आपसे बहुत नॉर्मल सा सवाल पूछा है जी, कुछ भी नहीं है। अगर 7 माह की है तो टोटल 7 माह का हम देखते हैं एक बार एवरेज, तो ये हो गया आपका 770। ठीक है भाई, बोल रहा है ना एक कार की 7 माह की पेट्रोल की औसत खपत कितनी है, 110 लीटर है, तो टोटल 7 माह का कितना हो जाएगा 770। ठीक है, अब आगे बोल रहा है कि यदि अगले 5 माह की औसत मासिक खपत यह है, तो इन 5 माह में कितना कर देगा, तो देखिए गुणा कर दो एक बार आप इनको, तो आप करेंगे तो ये हो गए सर 6 पंजे 30, 6 पंजे 30, फिर कितना बच गया 3, 8 पंजे 40 और 3 कितना हो गया 430। अब आप देखिए इनको जोड़ो, तो आप मुझे एक चीज बताओ, टोटल 12 माह की जो खपत है वो कितनी हो जाएगी, आप ये देखिए। तो आप देखेंगे जोड़ेंगे तो कहेंगे कि सर ये हो जाएगी आपकी 1100 और एक 1200, तो ये 1200 हो जाएगी। तो इन 12 माह की जो टोटल खपत मिल रही है वो कितनी है, 1200। तो आपसे पूछा क्या है, तो इस कार की पूरे वर्ष की औसत मासिक कितनी है, तो 12 का इसमें भाग दे दो, तो आंसर कितना आ जाएगा 100 लीटर। यही मेरा राइट आंसर। समझ में आ गई। आगे देखो, एक वर्कशॉप में कार्यरत सभी कर्मचारियों का औसत वेतन यह है, इनमें से 7 अभियंताओं का औसत वेतन यह है तथा शेष कर्मचारियों का औसत वेतन 6000 है। इस वर्कशॉप में कार्यरत सभी कर्मचारियों की संख्या कितनी है।
ये बिल्कुल इजी सा सवाल है। अब इसको कैसे करना है, अभी जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट सिखाया था मिक्सर एंड एलिगेशन वाला कॉन्सेप्ट, इसमें हम यूज करेंगे भाई, ठीक है, मिक्सर एंड एलिगेशन वाला कॉन्सेप्ट। देखो भाई, मुझे एक चीज समझाइए, आराम से करना है, बिल्कुल आराम से करना है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे एक चीज दी हुई है कि सभी कर्मचारियों का जो औसत वेतन है वो 8,000 है, तो 8,000 को हमने यहाँ लिखा, ये लो जी 8,000 को हमने यहाँ लिख दिया। अब देखिए दो तरीके के लोग हैं, ध्यान से समझना भाई, दो तरीके के इसके अंदर लोग हैं। देखिए जो इंजीनियर्स है, इंजीनियर्स ध्यान से समझना, यही तो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि सैलरी ऑफ 7 इंजीनियर्स, तो 7 इंजीनियर की जो सैलरी है मेरे दोस्तों वो कितनी है, 12,000। ये इंजीनियर है, ठीक है, और ये 7 इंजीनियर की जो सैलरी दी हुई है वो कितनी है, ये है। अब देखिए शेष एम्प्लॉय कितने हैं वो हमें नहीं पता, वो हमें नहीं पता, तो हम शेष को ये मान लेते हैं कि वो एम्प्लॉय है, शेष लिख लो यहाँ पे आप, है ना। अब जो शेष है हमें नहीं पता, उनका जो औसत जो वेतन है वो है औसत 6,000। बस 7 इंजीनियरों का जो औसत वेतन है वो तो है 12,000, और जो शेष टोटल कर्मचारी हैं उनका औसत वेतन जो है वो 6,000 है। तो आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा कि इस वर्कशॉप में कार्यरत सभी कर्मचारियों की संख्या कितनी है। तो देखो सोल्व करो एक बार, तो आप यहां से सोल्व कर रहे होंगे तो ये हो गया सर 4,000, ठीक है, इधर आप सोल्व कर रहे होंगे तो ये हो गया आपका 2,000। देखिए 2 0 से 2 कट गए तो 1:2 आ गया। अब मुझे एक चीज समझाओ, आप मुझे एक चीज समझाओ भाई, ये जो कर्मचारी हैं ये कितने हैं, 7, और इनका जो रेशियो है एक की वैल्यू कितनी है, 7, तो 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो आप कहेंगे सर 2 की वैल्यू हो जाएगी 14। तो आपसे टोटल एम्प्लॉय पूछा है, 7 और 14 कितने हो जाएंगे, टोटल टोटल कितने हो जाएंगे 21, तो यही इसका राइट आंसर। ऐसे करना होता है। आ गया समझ में भाई, इस तरीके से इस क्वेश्चन को आप आराम से डील करोगे, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़ जाए, ये देखो ये क्वेश्चन मैंने आपको पढ़ाया था टाइम एंड स्पीड में, ये क्वेश्चंस मैंने आपको करवाया था, याद हो तो आपको करवाया था, टाइम एंड स्पीड में ये क्वेश्चंस मैंने करवाया था। देखो कैसा करना है जरा समझ लो एक बार बातों को। एक व्यक्ति ए से बी तक x किलोमीटर घंटा की औसत चाल से जाता है तथा वापस बी से ए तक y किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से लौट कर आता है, पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल कितनी है। देखिए दोस्तों इस फॉर्मूले को आप रट भी सकते हैं, डायरेक्ट ऐसा क्वेश्चन हमेशा कई बार पूछ लिया जाता है एग्जाम में, लेकिन आज मैं आपको ये समझाऊंगा कि ये फॉर्मूला बना कैसे। एवरेज का कॉन्सेप्ट में हमने ये जब जो टाइम एंड स्पीड वाला जो कॉन्सेप्ट है, ठीक है, उसमें मैंने आपको ये सिखाया था, ठीक है, ये हर जगह पूछा जाता है तो इसको डायरेक्ट हम रट भी सकते हैं, लेकिन मैं आपको एक बार फिर से समझाता हूं ये ऐसा क्यों बन रहा है, आज आपको समझ में अच्छे से हो आएगा ये, ठीक है। देखो भाई, एक व्यक्ति ए से बी की तरफ, भाई हम समझ लेते हैं कि एक कोई व्यक्ति है वो ए से बी की तरफ जाता है, ये सोच लेते हैं कि वो ए से लेके बी की तरफ जाता है, और जो इसकी स्पीड है यहां तक ये जो जाता है, ये जो स्पीड है इसकी वो x किलोमीटर पर आवर है, x किलोमीटर पर आवर उसकी क्या है, स्पीड है, x किलोमीटर पर आवर उसकी क्या है, स्पीड है, ध्यान से समझना। और वापस बी से, देखिए ए से बी की तरफ जाता है तो x किलोमीटर, और बी से ए तक वापस आता है, तो जो उसकी स्पीड होती है मेरे दोस्तों वो कितनी होती है, उसकी स्पीड वो होती है उसकी y किलोमीटर पर आवर। क्या बात समझ में आ रही है। अब देखो जो कॉन्सेप्ट आपको मैं सिखा रहा हूं वो थोड़ा ध्यान से समझना। ये व्यक्ति ए से लेकर बी तक गया, क्या आपके पास में दूरी है क्या दी हुई, आप कहेंगे सर हमारे पास में तो कोई दूरी नहीं है, तो हमने मान लिया कि भाई ये दूरी इसकी 1 यूनिट है, भाई गया 1 यूनिट, तो मुझे बताओ कि उसकी ए से बी के बीच की जो टोटल दूरी है वो कितनी है, 1 यूनिट मान ली हमने। अब मुझे एक चीज बताओ, आप थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाइए कि मैं आपसे ये बोलूं कि यार कोई व्यक्ति ए से बी तक जाता है और उसको एक दूरी चलनी है और उसकी स्पीड है x, तो उसको टाइम कितना लगेगा। तो आप कहेंगे कि सर देखिए टाइम का जो रेशियो जो फॉर्मूला होता है
वो मैंने आपको कई दफा बता दिया है, ये आपको पता होगा। टाइम का जो फॉर्मूला होता है वो डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। ये बात समझ में आ रही है? तो अगर वो ए से बी की तरफ जाता है तो उसको जो टाइम लगेगा वो मुझे बताओ कितना। आप कहेंगे सर डिस्टेंस तो 1 है उसकी और स्पीड कितनी है x, तो ये उसको टाइम लग गया। बात समझ में आ गई? अब मैं आपसे यही पूछूं कि यार वो बी से वापस आएगा ए पर, तो उसको कितना टाइम लगेगा? ठीक है, ये तो पहली बात हो गई हमारी। अगर मैं दूसरी बात पूछूं कि बी से वापस ए की तरफ आएगा तो कितना टाइम लगेगा, तो आप कहेंगे सर देखिए डिस्टेंस तो वही एक ही चलेगा, अब की बार उसकी स्पीड y है तो टाइम लग जाएगा उसको a बटा वाई। अब मैं आपसे एक पूछ रहा हूं कि उसकी औसत चाल कितनी है, उसकी औसत चाल। अब यहां पे चाल का फॉर्मूला बताओ मुझे। तो आप कहेंगे सर देखिए चाल जो होगी ना उसकी टोटल दूरी बटा टोटल समय, जो चाल होती है, ठीक है, चाल क्या क्या होती है भाई? चाल, चाल होती है टोटल दूरी, टोटल डिस्टेंस बटा टोटल टाइम, यही होती है। अब मुझे एक चीज बताओ, आपसे पूछा क्या है, देखिए रुको एक मिनट, सॉरी वापस समझाता हूं। देखिए चाल क्या होगी, चाल आप कहेंगे चाल होती है सर डिस्टेंस बटा समय, ये होती है। अब मैं आपसे पूछूं कि औसत चाल बताओ, तो औसत चाल अगर हमें बतानी है, उसकी स्पीड बतानी है, एवरेज स्पीड बढ़ानी है, तो उसमें होता है आपका टोटल डिस्टेंस बटा टोटल समय, ऐसा होगा। वो थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिए, मैं गलत बोल गया पहले, ठीक है। अगर चाल है तो वो हमें पता है कि डिस्टेंस बटा समय होता है, लेकिन आपसे ये मैं पूछूं कि उसका एवरेज स्पीड बताओ, एवरेज चाल बताओ वो कितनी है, तो वो होती है टोटल डिस्टेंस बटा टोटल समय। आपसे पूछा क्या है, उसकी औसत चाल पूछिए, तो औसत चाल के लिए हमारे पास में टोटल डिस्टेंस होनी चाहिए, ठीक है, कितना चला, और उसका टोटल समय होना चाहिए। अब हमें यह पता है कि सर टोटल डिस्टेंस कितनी है उसकी, एक गया एक वापस आया, तो टोटल कितनी हो गई? 2 हो गई। टोटल समय कितना है, देखिए जाने का समय कितना है, ये है, और आने का समय कितना है, ये है। बात आपको समझ में आई या नहीं आई? आ गई ना? अब यहां से हम एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम क्या हो जाएगा, एक्स और वाई। अब आपको पता है एक्स और वाई एलसीएम आ जाएगा, है ना, और ये ऊपर चला जाएगा। अब ये जैसे ही ऊपर जाएगा तो ऐसा होगा कि नहीं होगा, ये ऊपर चला जाएगा और नीचे क्या बच जाएगा, एक्स प्लस वाई बच जाएगा। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो ये है। तो इसको डायरेक्ट आप रट भी सकते हो कि 2xy बटे एक्स प्लस वाई। भाई एलसीएम लेना आता है कि नहीं मुझे ही बताओ, आप यहाँ समझा देता हूँ। इसका आप एलसीएम लोगे तो देखो 2 तो ऊपर आएगा, नीचे क्या हो जाएगा, ये हमने एलसीएम ले लिया, ठीक है। अब देखो इसका भाग देंगे, सोचो थोड़ा, ये एक्स एक्स कट गया तो यहाँ पे तो वाई बच गया, ठीक है, यहाँ पे वाई से वाई कट गया तो यहाँ पे एक्स बच गया, ये ऊपर चला जाएगा नीचे ये बच जाएगा, तो हमने इसको सही तरीके से ऐसे लिख लिया, ठीक है। तो ये एक थोड़ा सा कॉमन सेंस है जो आप लगा लें, ठीक है। तो इस तरीके से इसका परमानेंट जो आंसर आएगा ना दोस्तों वो इस तरह से आता है। ये ध्यान देने वाली बात है, किलोमीटर पर हावर, ठीक है। तो औसत चाल हमेशा पूछे तो उसमें टोटल डिस्टेंस बटा टोटल समय आता है, ठीक है। समझ में आ गया? वेरी गुड, आगे बढ़ो। 40 व्यक्तियों की औसत आय रुपए 4200 है तथा एक दूसरे 35 व्यक्तियों की औसत आय यह है, तो पूरे समूह की औसत आय कितनी है? आप कर लोगे ना, ये तो सेम सवाल है। आप क्या करोगे इसमें से, भाई 40 की कितनी है जो औसत, वो है 4200, ठीक है। और पहले आप 40 की टोटल निकाल लेना यहाँ से, ठीक है। और फिर 35 की कितनी है, तो 35 की जो टोटल है वो कितनी है, 4000 है। इन 35 की टोटल निकाल लेना एक बार, ठीक है। फिर इन दोनों को जोड़ देना, इन दोनों को जोड़ने के बाद में टोटल व्यक्ति कितने हैं, 75, ठीक है। उन 75 का उसमें भाग दे दोगे आप, आंसर आपका आ जाएगा। सिंपल है, बताए कैसे? अरे भाई इसको आप गुणा कर लोगे, देखो जोड़ एक बार कर लो इसको, मैं बताता हूँ आपको। तो ये कितने हो गया, देखो 8 हो गया और ये हो गया आपका 16, तो ये हो गया आपका 16,800, तो ये हो गया। इसको आप करोगे 35 से, तो देखो 35 दूना 70 और ये 140 ये हो जाएगा, ठीक है। 3 जीरो ये चिपका दो, ठीक है। तो ये हो गया, समझ में आ रहा है? इसमें दिक्कत, अच्छा कुछ दिक्कत तो नहीं कर दी हमने? हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। भाई 35 का 4 गुना कितना होगा, 170 ही तो होगा, लेकिन
हाँ हाँ सही है, सॉरी सॉरी सॉरी, कहाँ दिमाग लग रहा है यार। ठीक है, तो आप इनको आराम से कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसको आप करोगे कैलकुलेट तो इसका आंसर तो ये आ गया सीधा सीधा, ये लो, है ना। और इसका आंसर आ जाएगा सीधा सीधा ये लो। अब इन दोनों को आप जोड़ दोगे, जोड़ने के बाद में इसमें इसका भाग दे दोगे, आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, ये तो इजी सा सवाल है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। आ रहा है ना समझ में? तो कोई बता देना अभी भाई सर समझ में नहीं आया हो तो। उम्मीद है अच्छे से समझ में आ रहा है आपको, कोई दिक्कत नहीं। चलो भाई आगे बढ़ जाए। वेरी गुड। 20 विद्यार्थियों का औसत वजन यह है। ठीक है, जब एक विद्यार्थी द्वारा जिसका वजन यह है तो एक अन्य विद्यार्थी द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है तो नए विद्यार्थियों का वजन क्या होगा? ये बिल्कुल इजी सा सवाल है। ठीक है, बिल्कुल कति जीरो लेवल का सवाल। देखो दोस्तों, आप एक चीज समझिए थोड़ा सा कि 20 विद्यार्थियों का औसत वजन बढ़ जाता है। एक चीज समझिए थोड़ा सा, कॉमन सेंसली इस क्वेश्चन को हम सोल्व करते हैं, आइडियली थोड़ा सा समझते हैं इस चीज को कि 20 विद्यार्थियों का कुछ ना कुछ पहले एवरेज रहा होगा। मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, सपोज मैं आपको एक कॉमन सेंस सिखाता हूं, कुछ विद्यार्थी 20 विद्यार्थियों का पहले कुछ एवरेज रहा होगा। अब क्या हुआ कि जब एक विद्यार्थी जिसका वजन कितना था, अब इन 20 में से क्या हुआ कि एक विद्यार्थी था वो चला गया, उसकी जगह दूसरा विद्यार्थी आ गया। मेरी बात को समझिएगा, तो विद्यार्थी तो आज भी हमारे कितने के कितने हैं? 20 ही तो है। विद्यार्थी तो आज ही हमारे 20 के 20 हैं। लेकिन जो नया विद्यार्थी आया है, मेरी बात को ध्यान से समझना, जिसका वजन 35 किलोग्राम को एक अन्य विद्यार्थी द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है। देखिए, जब एक विद्यार्थी द्वारा जिसका वजन 35 था जो आया है, ध्यान से समझना, जब एक विद्यार्थी द्वारा जिसका वजन, किसका वजन जो आया है 35 किलोग्राम है, को एक अन्य विद्यार्थी द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है। ठीक है, को एक अन्य विद्यार्थी द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है, नए विद्यार्थी, इसमें देखो, इसमें आपको अच्छा समझ में आएगा। द एवरेज वेट ऑफ 20 स्टूडेंट इन ए क्लास इच, यह है। अब यह है व्हेन वन स्टूडेंट ऑफ 35 किलोग्राम रिप्लेस्ड बाय ए न्यू स्टूडेंट। एक, मैं उल्टा बोल गया हूं, एक 35 किलोग्राम वाला विद्यार्थी जो था, जिसका वजन कितना था, जब एक विद्यार्थी द्वारा, देखो इसमें उल्टा है, एक विद्यार्थी द्वारा जिसका वजन 35 किलोग्राम को एक अन्य विद्यार्थी द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है, अन्य विद्यार्थी द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है। अब यहां पढ़ो एक बार, ये आप लैंग्वेज में कंफ्यूज होते हो इस चीज की, यही तो मैं आपको सिखाना चाह रहा हूं, क्योंकि आप जल्दबाजी में कॉन्सेप्ट नहीं सीख पाओगे। हिंदी में लैंग्वेज और इंग्लिश में लैंग्वेज को समझो थोड़ा, वापस पढ़ो इसको। द एवरेज वेट ऑफ 20 स्टूडेंट इन ए क्लास इंक्रीज्ड बाय, यह है, ठीक है, मतलब बढ़ जाता है, व्हेन, जब वन स्टूडेंट ओ 35 किलोग्राम रिप्लेस्ड बाय, उसको रिप्लेस किया जाता है बाय एक न्यू स्टूडेंट। ठीक, एक नए स्टूडेंट के द्वारा उसको क्या किया जाता है? रिप्लेस्ड किया जाता है। अब आप एक चीज सोचिए थोड़ा सा, अगर जो नया विद्यार्थी है वो इस 35 किलोग्राम वाले को रिप्लेस्ड करेगा, अब मुझे आप एक कॉमन सेंसली सिखाइए, अगर ये 35 का 35 वाला नया स्टूडेंट, ये हमारा ओल्ड स्टूडेंट है, ये हमारा ओल्ड स्टूडेंट है, कॉमन सेंस सीख रही है थोड़ा सा, ये हमारा ओल्ड स्टूडेंट है। अगर नया का नया विद्यार्थी अगर 35 का आ जाता, नया का नया विद्यार्थी, जो नया विद्यार्थी न्यू, अगर वो 35 का आ जाता, तो क्या, मुझे एक चीज बताओ, एवरेज आपका घटता या बढ़ता? कोई फर्क नहीं पड़ता, एवरेज सेम था। लेकिन हुआ क्या चीज कि ये जो नए भाई साहब आए हैं ना 35 वाले, इनकी जो वजन था ना, इनका जो वजन था, वो वजन, एज में वजन है ना इसमें, वो वजन 35 किलोग्राम का ही होता। पुराने वाला का 35, नए वाले का 35। देखो लॉजिक है यहाँ पर, अगर ये दोनों 35-35 ही होते तो हमारा एवरेज बढ़ता या घटता? कुछ फर्क नहीं पड़ता। अब मुझे एक चीज बताओ, अब ये 35 को रिप्लेस तो कर देता है ना, ये 35 तो रिप्लेस कर देता है इसको, लेकिन इस जैसे ही इसको हटाता है, औसत तुरंत से ही 0.75 किलोग्राम बढ़ जाता है। अब मुझे एक चीज बताओ यार, बढ़ जाता है इसका क्या मतलब हुआ? एवरेज बढ़ जाता है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो नया विद्यार्थी जो आया है हमारे पास में, क्या इसका वजन
बड़ा होगा या घटा होगा? तो आप ये खुद सोचो कि सर अगर 35 ही 35 का होता तो ऑब्वियसली बात है एवरेज पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, लेकिन एवरेज बढ़ रहा है, इसका मतलब जो आने वाला जो विद्यार्थी है, आने वाला जो विद्यार्थी है उसका जो वजन है वो 35 से कहीं ना कहीं ज्यादा है। इसी वजह से तो हमारा एवरेज 0.75 बढ़ गया। अब ये 0.75 बढ़ गया है, अब मुझे एक चीज बताओ भाई, इसका प्रभाव 20 पे पड़ेगा, तो 20 से इसको आप मल्टीपल करेंगे तो देखो 2 से कर लो सीधा, तो कितना हो जाएगा? पॉइंट को हटा दो, गुणा करने का एक सीधा सा तरीका बताता हूँ, आप हटा दो इसको और इसको 20 से गुणा कर दो, तो ये कितने हो गए? 75 75 150। ठीक है, 150 और ये 2 जीरो हटा दो, तो आंसर कितना हो जाएगा आपका? 15। तो ओब्वियसली बात है, हमें ये पता चल गया कि जो नया जो विद्यार्थी है, न्यू जो विद्यार्थी है वो आपका 50 केजी का है। ये आपको एक सीखने वाला लॉजिक है यहाँ पे, इसलिए मुझे इसमें टाइम लगाया, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस बहुत सारे आपको मिलेंगे, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन में आपको समझाने में टाइम लिया। एक तो लैंग्वेज को पकड़ना है, ठीक है, कि भैया नया स्टूडेंट का हमें बताना है, इसका मतलब ये पुराने वाले को क्या कर रहा है? रिप्लेस कर रहा है। चलो, नए पुराने वाले का तो पता चल गया, नए वाले का। अब देखिए एवरेज बढ़ रहा है, अगर 35 का 35 होता तो एवरेज समान रहता ना, लेकिन जैसे ही आया इसने 35 वाले को हटाया और जैसे अपने ग्रुप में आया उसने अपना वजन सबका एवरेज को बढ़ा दिया। बढ़ा कितना दिया? इतना। अब ये 20 का बढ़ा है ना, तो ऑब्वियसली बात है आंसर इसका 50 आ जाएगा। भाई सब पर प्रभाव पड़ेगा ना, ये चीज तो आप भी समझते हो। भाई इसका इतना वजन था इस बंदे का, नए वाले का, कि इसने पूरे एवरेज को ही बढ़ा दिया। कितना? इतना। तो हमने यहां से निकाला कि भैया 20 को कितना बढ़ाया इसने, टोटल 20 का इतना बढ़ा दिया, तो इसका आंसर ये आ जाएगा। आगे बढ़ जाए। करो, देखो ये क्वेश्चंस भी इजी है, इसमें भी कोई वो नहीं है। प्रथम 3 संख्याओं का औसत चौथी संख्याओं का 3 गुना है। ठीक है, यदि चारों संख्याओं का औसत 5 हो तो चतुर्थ संख्या ज्ञात करो। देखो ऐसे क्वेश्चंस भी बहुत एग्जाम में मिलते हैं, ऑब्वियसली बात है ना। प्रथम 3 संख्याओं का औसत चौथी संख्या का 3 गुना है, यदि चारों संख्याओं का औसत यह हो तो सिंपल सी बात है भाई, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। देखो यदि चारों संख्याओं का औसत जो है वो 5 है, ठीक, चारों संख्याओं का जो औसत है वो कितना है? 5 है। अगर तो टोटल कितना हो जाएगा? टोटल हो जाएगा 20। ओके जी, अब देखो समझ देना ध्यान से। पहली, दूसरी, तीसरी और ये आपकी चौथी। ध्यान से समझना, बड़ा लॉजिकली सवाल है। प्रथम 3 संख्याओं का औसत चौथी संख्या का 3 गुना है। अच्छा, प्रथम 3 संख्याओं का औसत, इन संख्याओं का औसत, अब देखो यार इन संख्याओं का औसत कुछ ना कुछ होगा। सपोज हमने इन तीनों संख्याओं का औसत x मान लिया। अगर इन तीनों संख्याओं का औसत हमने x माना है, यदि, अब देखो ध्यान से समझो, प्रथम 3 संख्याओं का औसत चौथी संख्या का 3 गुना है। चौथी संख्या का 3 गुना है, चौथी संख्या का 3 गुना है। वापस समझो, अगर मैं इसको x मान लेता हूं तो लॉजिक नहीं बैठ रहा। अब मैं अगर इसको x मानता हूं, ध्यान से समझना, बड़ा लॉजिक है ये। चौथी संख्या को मैंने x मान लिया, प्रथम 3 संख्याओं का औसत चौथी संख्याओं का 3 गुना है, तो चौथी संख्या का औसत हमने क्या मान लिया? x। तो इसका जो एवरेज है वो कितना हो जाएगा? 3x। ये हमें समझने वाली बात है, ये हमें समझने वाली बात ही है। अब देखो ये तो एक ही संख्या है, इनका ये टोटल औसत कितना हो जाएगा? इनका 3x हो जाएगा, क्योंकि 3 संख्या तो 9x हो जाएगा, इसका x है, तो टोटल मान कितना हो जाएगा? 10x। और 10x किसके बराबर? 20 के। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2। तो आपसे पूछा क्या है, तो चतुर्थ संख्या कौन सी है? तो चतुर्थ संख्या 2 है, ये आंसर। ऐसे करना था इसको। समझ में आ गया? आगे बढ़ जाओ। ये बहुत अच्छा सवाल है।
देखो मैं आपको जो है ना अलग अलग पैटर्न के सवाल करवा रहा हूँ दोस्तों, अलग अलग पैटर्न के सवाल करवा रहा हूँ, ठीक है। हर अलग अलग पैटर्न आप देख पा रहे होंगे कि हर जो सवाल है वो अलग अलग पैटर्न के सवाल आ रहे हैं, है ना। तो मैंने कोशिश करी है कि जितने भी पैटर्न के सवाल बनते हैं वो मैं आपको यहाँ पे क्वेश्चन के हिसाब से, इसीलिए मैंने 60 क्वेश्चन इसमें सेलेक्ट करे हैं। ये 60 के 60 की जो क्वेश्चन है ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये हर उस टाइप को रिलेट करेंगे, हर उस टाइप से जुड़ेंगे ये जो एग्जाम्स में पूछी जाती है। बस अब जरूरत यह है दोस्तों कि आप इसकी प्रैक्टिस करो, आप प्रैक्टिस करो। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे ना कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अब जैसे ये क्वेश्चन है तो ऐसे क्वेश्चन की कम से कम भी इससे संबंधित 3-4 क्वेश्चन की आपकी प्रैक्टिस अच्छी खासी होनी चाहिए। समझ पा रहे हैं ना। तो जब आप प्रैक्टिस करोगे दिमाग खुलेगा, दिमाग खुलेगा, अच्छी प्रैक्टिस होगी, मजा आएगा, सारी चीजें अच्छी होगी। लेकिन आप सोचते हैं कि नहीं सर हमसे प्रैक्टिस नहीं होगी, हम तो बस पढ़ सकते हैं, तो ऐसा नहीं होगा दोस्त। आज के टाइम में आपको पता है मेहनत करनी पड़ेगी, खुद ही को मेहनत करनी पड़ेगी, दूसरा ऑप्शन नहीं है, ठीक है। मेहनत आपको करनी पड़ेगी, है ना। आप ये सोच रहे हैं कि सब कुछ टीचर्स पढ़ा रहा है और हम जो वो पढ़ा रहे हैं उतना ही कर लिया हमारा एग्जाम निकल जाएगा, नहीं। आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है। मैं ये 60 क्वेश्चन करा दूंगा तो आप देखेंगे ना लास्ट में, तो आपको पता चलेगा हाँ सर 60 क्वेश्चन एवरेज के खत्म हो चुके हैं हमारे। लेकिन जब ये 60 क्वेश्चन और आप बुक से 60 क्वेश्चन सोल्व करोगे तो क्वेश्चन बनते हैं 120, ठीक है। 120 क्वेश्चन बनते हैं तो दिमाग खुलता है, और जैसे दिमाग खुलता है तो फिर आप 120 क्या फिर दुगने कर दोगे, 240 क्वेश्चन आप सोल्व आराम से कर दोगे। लेकिन जरूरत यह है कि चीजों को धीरे 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 शुरू करो। समझ पा रहे हैं ना, ऐसे। तो हर चैप्टर के मैं तो ये मानता हूं कि मैं कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं आपको, आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो मैथ की, आराम से अच्छा स्कोर आएगा आपका। किसी परीक्षा में 6 पुत्रों की औसत आयु 8 वर्ष है, सॉरी किसी परिवार में, परीक्षा में नहीं किसी परिवार में 6 पुत्रों की औसत आयु 8 वर्ष है। पुत्रों तथा माता पिता की आयु का औसत यह है, यदि पिता की आयु माता की आयु से 8 वर्ष अधिक है तो माता की आयु ज्ञात करो। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। अब देखो कैसे करना है, समझाता हूं मैं आपको, ध्यान से समझना। भाई पुत्र कितने हैं जी, 6 पुत्र हैं और इनकी जो औसत है आयु वो कितनी है, 8 वर्ष। अगर इनकी औसत आयु 8 वर्ष है तो मैं आपसे पूछता हूं कि टोटल आयु बताओ जरा, तो आप कहेंगे सर टोटल आयु हो जाएगी इनकी 48 वर्ष। क्लियर हो गया बात। अब आगे समझो जरा। अब देखिए अगर मैं इसमें माता पिता को भी ऐड कर दूं, अगर मैं इसमें माता पिता को भी ऐड कर दूं तो मुझे एक चीज बताओ, टोटल जो व्यक्ति हैं वो कितने हो जाएंगे, पहले तो ये बताओ। प्लस 6 इसके पुत्र हैं, ठीक है, पुत्र 6 पुत्र, तो टोटल जो व्यक्ति हैं वो दोस्तों वो कितने हो जाएंगे, तो आप कहेंगे सर टोटल व्यक्ति हो जाएंगे 8। अब ये जो 8 व्यक्ति हैं, पुत्रों तथा माता पिता की आयु का औसत कितना है, इनकी औसत है वो कितनी है, 22 है। तो टोटल कितनी हो जाएगी 8 की, तो आप कहेंगे सर देखिए 8 दूनी 16, ठीक है, 8 दूनी 16 और ये कितने हो जाएगी 76, 176। तो हमें यह पता चल गया कि 8 पुत्रों की टोटल जो आयु है, सॉरी 6 पुत्र प्लस माता पिता, टोटल 8 व्यक्ति हैं, इन 8 व्यक्तियों की टोटल आयु है 176 वर्ष। और इनमें से इन 8 में से 6 पुत्रों की जो आयु है वो कितनी है, 48 वर्ष। तो क्या मैं अगर ये 48 इसमें से घटा दूं तो क्या मेरे पास माता और पिता की आयु बचेगी टोटल, तो आप घटा दो, 16 में से ये गए तो 16 में से ये गए, कितने हो गए 8। यहां कितना बचा, यहां बचा भैया 15, 15 बचा क्या, कहां दिमाग चल रहा है। हाँ भाई, तो यहाँ कितने बच गया भैया, 16 16 ये हो गया 128। अब मुझे एक पता चल गया कि यार टोटल अगर मैं ये 128 वर्ष देखूं तो हमें ये पता चल गया ये तो माता और पिता की ही तो आयु है टोटल। क्यों, क्योंकि हमने 6 पुत्रों की तो लेस कर दी 48 वर्ष। तो अब यहाँ पे एक लॉजिक समझिए भाई, ये जो 128 वर्ष हैं, ये जो 128 वर्ष हैं, ये 128 वर्ष तो माता और पिता की दोनों की आयु है। अब एक लॉजिक समझिए थोड़ा सा कि जी यदि पिता की आयु माता की आयु से 8 वर्ष अधिक है, 8 वर्ष अधिक होने का क्या मतलब है, थोड़ी देर के लिए अगर मैं 8 वर्ष को हटा दूं तो बच कितने गया 120। अब 20 तो ये 120 में 60 60 हो जाएंगे ना, 60 60 हो जाएंगे ना। ये आपकी माता जी मान लेते हैं, ठीक है,
और ये आपके फादर मान लेते हैं, ठीक है, ये फादर हो गए। ठीक, अब समझो जरा भाई, 8 वर्ष ज्यादा है कौन? पिताजी माताजी से। तो देखिए ये 60 है, ये भी 60 है, पिताजी 8 वर्ष ज्यादा है, तो ये 8 यहाँ पे जोड़ दो इसमें, तो आंसर कितना हो जाएगा? 68। बस आंसर क्या पूछा है? तो माता की आयु पूछ रहा है, तो माता की आयु 60 हो जाएगी और पिता की आयु 68। ये लॉजिक है इस सवाल को करने का। तो पिताजी हो गए 68 वर्ष के, माताजी हो गई आपकी 60 वर्ष के। बस ऐसे करना है। हो गया, समझ में आ गया? लॉजिकली सोचो, पहले टोटल देखी 6 पुत्रों की टोटल आयु 48 वर्ष, माता पिता और 6 पुत्रों की टोटल आयु कितनी है? 176 वर्ष। अब मेरे को माताजी और पिताजी की ही आयु चाहिए टोटल, तो इसलिए मैंने क्या करा, इनकी 6 पुत्रों की टोटल आयु 48 वर्ष मैंने इसमें से घटा दी, तो बच गए कितने? 128 वर्ष। अब क्वेश्चन ये बोल रहा है कि पिताजी की आयु माता की आयु से 8 वर्ष है, तो मैंने पहले ये 8 हटा दिया। 8 हटाने पर मुझे पता चला कि 120 है, आधा आधा बांट देते हैं। क्यों? क्योंकि 8 वर्ष का बाद में देखते हैं। तो हमने देखा कि हाँ यार 128 वर्ष है, 128 में मैंने 8 को हटा दिया क्योंकि 8 वर्ष ज्यादा है पिताजी, 120 में से आधा आधा हो गया। अब 60 ही तो माताजी है और 60 ही क्या है? पिताजी है। लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 8 वर्ष अधिक पिताजी है, तो ये जो 8 हमने हटाए वो पिताजी में जोड़ दिए, तो पिताजी कितने के हैं? 48 वर्ष के और माता, क्योंकि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के हिसाब से हमने कहा। हो मेरे ना, तो ध्यान से क्वेश्चनों को सोल्व करोगे तो सब कुछ हो जाएगा। प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। ये देखो, ये जो बॉक्स है ना, ये थोड़ा अटपटे लग रहे हैं ना। अब की बार है ना, इन बॉक्सों को हटा देंगे। ये जो बॉक्स है ना, ये देखो, ये मजा नहीं है इन बॉक्सों में ना, इनको हटाएंगे। करो भाई। 3 संख्याओं में प्रथम संख्या द्वितीय संख्या की 2 गुनी है तथा द्वितीय संख्या तृतीय संख्या की 3 गुनी है। यदि तीनों संख्याओं का औसत हो तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करो। देखो दोस्तों, बहुत ही अच्छा सवाल है। 3 संख्या है, पहले हम ये देखते हैं कि ये हमारी पहली संख्या हो गई, ये हमारी दूसरी संख्या हो गई और ये हमारी तीसरी संख्या हो गई। अब इनमें पहला जो संबंध दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है कि 3 संख्याओं में प्रथम संख्या द्वितीय संख्या की 2 गुनी है तथा द्वितीय संख्या तृतीय संख्या की 3 गुनी है। तो हम ये ले लेते हैं कि तृतीय संख्या हमारी x है, ठीक है। अगर तृतीय संख्या हमारी x है तो द्वितीय संख्या तृतीय संख्या की 3 गुनी है, द्वितीय संख्या तृतीय संख्या की 3 गुनी है, तो ये नहीं, ये 3x हो गया। और आगे बोल रहा प्रथम संख्या द्वितीय संख्या की 2 गुनी है, तो ये हो गया हमारी 6x हो गई। अब हमें ये पता चल गया कि संख्या कौन कौन सी है। भाई देखो, ये तृतीय संख्या हमने जो तीसरी संख्या वो x मान ली, दूसरी संख्या जो है तीसरी संख्या की 3 गुनी है, द्वितीय संख्या तृतीय संख्या की 3 गुनी है, ये ले ली। प्रथम संख्या द्वितीय संख्या की 2 गुनी है, द्वितीय संख्या की 2, ये होगी। अब ये बोल रहा है तीनों संख्याओं का औसत 10 है। अगर औसत इन तीनों ही संख्याओं का औसत अगर 10 है तो टोटल कितना हो जाएगा? तो टोटल 3 से कर दूंगा तो ये हो जाएगा 30। समझ पा रहे हैं? टोटल 30 हो गया, तो जोड़ दो आप इनको, तो देखो कितना हो जाएगा, 9 और 1 10x, ठीक है, बराबर कितना 30x, बराबर 30, और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3। आपसे पूछा क्या है? आपसे पूछा है कि सबसे बड़ी संख्या क्या है, तो सबसे बड़ी संख्या तो हमारी यही होगी भाई, सबसे बड़ी संख्या तो हमारी यही होगी ना 6x वाली, क्योंकि यही सबसे बड़ी है। तो ये सबसे बड़ी संख्या 18, और यही मेरा राइट आंसर। भाई तीनों संख्याओं का औसत 10 है, तो टोटल तीनों संख्या जो है वो कितनी हो जाएगी 30। एवरेज है उनका 10, तो तीनों कितनी हो जाएगी 30। पहली 6x, दूसरी 3x, और ये x, इस तरह से 9 और 10 इस तरह से आ जाएगा। देखो ये बहुत अच्छा सवाल है भाई। ऐसा सवाल आता है कि अगली पारी में कितने रन बनाए, अगली पारी में कितने रन बनाए, ये काफी इंपॉर्टेंट और मोस्ट सवाल है, ठीक है जी। अगली पारी में कितने रन बनाए, काफी अच्छा सवाल है भाई।
काफी अच्छा सवाल है, बहुत बढ़िया सवाल। देखिए, एक क्रिकेट खिलाड़ी के 10 पारियों के रनों का औसत यह है। 10 पारियां आती, 10 पारियों का जो औसत है वो कितना है? 72। वह अगली पारी में कितने रन बनाए जिससे उसका औसत रन 4 बढ़ जाए। अब मुझे एक चीज समझाओ आप। देखो, दिमाग आराम से यूज करना है, हड़बड़ाहट नहीं मचानी है, किस तरह से यूज करना है। भाई 10 पारियां खेली, 10 पारियों में प्रत्येक पारी का जो औसत था वो था 32। तो मैं ये कह सकता हूं कि यार 10 पारियों में टोटल रन बनाए होंगे तो वो कितने होंगे? 320। बात समझ में आ रही है यहां तक? अब अगली पारी, वह अगली पारी में कितने रन बनाए। अब यार अगली पारी में कितने रन बनाए, तो अब उनकी पारियां जो है कितनी हो गई होगी दोस्तों? आप कहेंगे सर 11। और जैसे ही वे 11वीं पारी में कुछ रन बनाया होगा, हमें नहीं पता, अभी मैं बताता हूं आपको कितने रन बनाए, पहले समझो इस चीज को। हमें नहीं पता अभी फिलहाल कितने बनाए, लेकिन हमने ये माना कि यार 11 10 से एक अगली पारी खेलेगा तो 11वीं पारी होगी। अब जिससे उसका औसत 4 रन बढ़ जाता है। 4 रन बढ़ जाता है नहीं, अब जैसे ही 11वीं पारी में कुछ रन बनाए होंगे, रन बनाने में तुरंत 11 पारियों का जो औसत बन रहा है वो कितना हो जाएगा? 36, क्योंकि 4 बढ़ गया औसत। तो हमें पता चला कि 10 पारियों का औसत 32 है, तो 11 पारियों का औसत कितना है? 36 है। तो अगर 36 है 11 पारियों का, तो टोटल रन कितने बनाए होंगे? तो आप कहेंगे सर ये 6 हो गया, ये 9 हो गया, ये हो गया आपका 3, ये 6 हो गया, ये 9 हो गया, और ये हो गया आपका 3। तो मुझे ये पता चल गया कि सर 10 पारियों में औसत था 72, 11 पारियों में औसत था 36। तो आप मुझे एक चीज बताओ, ये 10 पारियों का रन, ये 11 पारियों का रन, तो इसमें से ये घटा दें हम, तो हमें पता चल जाएगा कि 11वीं पारी में कितने रन बनाए होंगे। तो इस 396 में से आप 320 घटा दोगे, ठीक है, 320 आप इस घटा दोगे 396 में, तो आप खुद सोचो कि कितने बच जाएंगे? 76। और ये 76 ही तो मेरा राइट आंसर है। बस ये आंसर था इसका। तो हमें पता चला कि 11 पारियों का जो रन था 396, ठीक है, और 10 पारियों का जो टोटल रन था वो 320 था, 11 पारियों का टोटल रन था वो 396 था। इसलिए हमें ये पता चला कि 11 में कितने बनाए होंगे, तो ये घटा दिया, आंसर आ गया। बस इजी था। ये करो। करो भाई, अगला सवाल करो। ये सवाल मैं करवा चुका हूं आपको, याद है आपको? इंजीनियरिंग वाला सवाल था ये, ठीक है। ये करना आप, होमवर्क है आपका। ये सवाल मैं आपको करवा चुका हूँ। इंजीनियर वाला जो सवाल था उसमें मैंने आपको ये सवाल करवाया था ना। ये लो अगला। करो भाई, ये वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है भाई दोस्तों। अगर आपने बेसिक क्लास देखी होगी तो मैंने ये अच्छे से सवाल आपको खत्म करवाया है। ये वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। और मैं आज इसका एक लॉजिक बताऊंगा, अगर आप इसको बेसिक से करोगे ना भाई साहब, बेसिक से सोल्व होगा तो ये देख लो इतना टाइम ले लेगा, ये इतना टाइम ले लेगा। लेकिन अगर आपने मेरा बेसिक सा कॉन्सेप्ट देखा, बेसिक सा जो मेरा पार्ट आपने देखा है, ठीक है, तो मैं आपको ये दावे के साथ कह सकता हूं आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी इसमें, बस कॉन्सेप्ट है। देखिए, आप एक चीज समझिए कि 5 प्राकृत संख्याओं का जो औसत है वो कितना है? m है। अगर मैं एक चीज बात करूं कि प्राकृत संख्या है, इसका मतलब इनमें अंतर जो है वो समान है। प्राकृतिक संख्याओं का औसत m है, इसका मतलब 5 संख्या लगातार होगी, वो कोई भी होगी, मान लें कि वो ये होगी, वो पहली, ये दूसरी होगी, ठीक है, ये तीसरी, इसको थोड़ा छोटा लिखता हूं मैं, है ना, ये पहली होगी, सोचो इसको ऐसा नाम दे देते हैं, ठीक है जी।
ये ले लो आप, ऐसा समझ में आएगा आपको। मान लो ये पहली हो गई, ये दूसरी हो गई, ये तीसरी हो गई, ये चौथी हो गई, ये पांचवी। ठीक है, अब देखो मेरी बात को, ये मत समझना है ये एक से स्टार्ट है, एक से स्टार्ट नहीं है ये। ठीक है, ये कुछ भी है, हमें नहीं पता वो पांच प्राकृत संख्या है कौन सी, इनका मान कुछ भी है। मैंने नाम वैसे 1 2 3 इस तरह से दे दिया इनका, ये कुछ भी होगी वो पांच। लेकिन एक चीज बताइए यार, ये तो पांच प्राकृत संख्या हैं और इनमें तो अंतर समान चलता है प्राकृत में। इसका मतलब ये जो औसत रहा होगा इस बीच वाली संख्या का रहा होगा, है ना। तो हमें ये पता चल गया कि यार ये जो औसत है ना, पांच संख्याओं का औसत m है। अब क्या हो रहा है, तीन प्राकृत संख्याओं को सम्मिलित किया जाता है, तो हमने मान लिया कि वो 6 7 और 8, ये तीन संख्या और होगी। अब मुझे एक चीज बताइए आप, टोटल संख्या कितनी होगी, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब ये 8 संख्या होगी, तो आप मुझे एक चीज बताओ, तीन प्राकृत संख्याओं को सम्मिलित किया जाता है तो नया औसत m से कितना अधिक होगा। अब मुझे एक चीज बताओ, अब ये 8 संख्याएं होगी तो औसत बीच में आएगा इनका। मैंने आपको बताया मिड वैल्यू औसत होता है अगर अंतर समान चल रहा होता है। तो अगर ये 8 संख्या हो गई है, अब वो 8 संख्या कौन सी हमें नहीं पता, लेकिन इनका जो औसत आएगा वो कहीं ना कहीं यहाँ पे आएगा। क्या ये बात आपको समझ में आई या नहीं आई? आई। तो मुझे एक चीज बताओ आप, मुझे एक चीज बताओ कि यार पहले पांच संख्याओं का औसत m था, अब मुझे एक चीज बताओ कि इनके अंतर तो समान चल रहे हैं। देखो 3 से 4 और ये कितने बढ़ गई होगी, 0.5। मेरी बात समझ पा रहे हैं आप लोग, कितना बढ़ा, क्योंकि m था यहाँ से एक और फिर यहाँ पे आधा यहाँ पे, तो ये टोटल कितना हो गया 1.5। तो जो औसत बढ़ा हमारा वो कितना बढ़ा, 1.5। ये 1.5 ही तो हमारा आंसर है, क्योंकि अब जो औसत होगा आठों संख्याओं का वो इतना हो जाएगा, इसके बीच में आएगा। बीच में आने का मेरा मतलब है कि अब औसत जो होगा वो 4.5 होगा, 3 से 4.5 हो गया, इसका मतलब बढ़ा कितना, 1.5। तो ये मैंने माना है, वो संख्या कोई सी भी हो सकती थी, हमें पता नहीं वो संख्या कौन सी थी, लेकिन वो कोई सी भी हो सकती थी। हो सकता है वो ऐसी हो, ऐसी भी हो, कुछ भी हो सकती थी। मान लो, सोचो, मान लो पहले औसत 45 था, अब औसत यहां आ रहा है, तो कितना बढ़ा, तो आप कहेंगे सर 1.5 ही तो बढ़ रहा है। ये कहना चाह रहा हूं मैं, ये लॉजिक है यहाँ पे। ठीक है ना। तो आपको ऐसा नहीं मानना कि सर ये 1 2 3 4 ही है, ये कुछ भी थी, लेकिन इनमें लॉजिक यही था। ये बात आपको समझना है। तो हमारा जो औसत है वो कितना है, m से 1.5 ज्यादा है। ये आंसर है इसका। अगला सवाल देखो, आप इसको ऐसे भी तो मान लो। देखो मैं यहाँ पर नंबर दे देता 1 2 3 ऐसे, इस तरीके से दे देता। देखो आपको फिर वो समझ में दिक्कत आता, ये हो गया पहली, ये दूसरी, ठीक है, ये तीसरी, ठीक है, ये चौथी, ये पांचवी, ठीक है, ये छठवीं, फिर ये सातवीं। इस तरह से भी मैं सीरियल दे सकता था, लेकिन वो आपको मैंने समझाने के लिए ऐसा किया है। ठीक है, कहाँ तक पहुंचता है, पीछे पहुंचेगा अब तो भैया आएगा ही नहीं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। ये करो भाई। ये आज का लास्ट सवाल है, कल आगे करेंगे। देखिए 5 वर्ष पहले ए बी सी डी की औसत आयु 45 वर्ष थी। ध्यान से समझना भाई, ए बी सी डी इनकी जो औसत आयु थी वो भी 5 वर्ष बैक की बात करूं मैं, तो वो कितनी रही होगी, मुझे एक चीज बताओ आप। तो सर वो रही होगी 45, औसत आयु जो 45 है। तो मैं अगर टोटल बात करूं अगर मैं टोटल बात करूं तो कितनी हो जाएगी जरा बताओ। तो ये हो जाएगी सर, आप इनकी जोड़ो 5 वर्ष पहले, 25 2 और ये हो गया 220। अगर ये 5 वर्ष पहले है, ये फास्ट की है, और मैं आज इनको प्रेजेंट में लाऊं, देखो ये तो हो गया आपकी फास्ट वाला टाइम, और मैं आज इनको प्रेजेंट में लेके आ रहा हूं। तो प्रेजेंट में लाने के लिए मुझे पता है कि 5 5 सबकी जोड़नी पड़ेगी, तो कितने हैं 4। तो प्रेजेंट में लाने के लिए मैं कितना जोड़ दूंगा इसमें, आप कहेंगे सर 20 जोड़ दो, तो ये हो जाएगा 245। क्या ये बात आपको समझ में आई कि नहीं? ठीक, आगे बढ़ जाओ।
अब क्या हो रहा है, 5 ये थी। अब देखो ध्यान से समझना, जब ई सम्मिलित हो जाता है तो पांचों की औसत आयु 49 वर्ष हो जाती है। ई की आयु ज्ञात करो। देखिए मेरे दोस्तों ध्यान से समझना, अभी यहाँ पे पास्ट का और प्रेजेंट का कोई नहीं दिया हुआ, केवल इतनी बात बोलिए कि जब ये सम्मिलित हो जाता है तो पांचों की औसत आयु 49 वर्ष हो जाती है। अब देखो सवाल ऊपर पढ़ो एक बार कि 5 years ago द एवरेज एज ऑफ ए बी सी एंड डी वाज थी 45 years विथ ई ज्वाइनिंग देम नाउ। ठीक है, जब द एवरेज एज ऑफ ऑल 5 इज यह है, हाउ ओल्ड इज ई, तो ये कितने का। अब मुझे एक चीज सोचो, यहां से हमें करना क्या है। अब इस में हम शामिल कर रहे हैं, तो अब बंदे कितने हो गए हमारे पास में, 5। अब ई भी जुड़ गया इसके अंदर, तो अब हो गए हमारे पास में ए बी सी डी और ई हो गया। तो इनकी जो औसत एवरेज है वो कितनी बन रही है जी, 49 हो गई जब ई सम्मिलित हो जाता है। ठीक है, तो पांचों की औसत आयु कितनी है ये। अब देखिए दोस्तों, ये थोड़ा सा लॉजिक समझ में आ रहा है कि अब सर यहाँ पे ये हमें कैसा पता चलेगा कि ये कब ज्वाइन हो रहा है, ये पास्ट जब ई सम्मिलित हो जाता है। लेकिन देखिए जब ई सम्मिलित हो जाता है तो अभी यहाँ पे डिसाइड करना बड़ा मुश्किल हो रहा है कि ये पास्ट की बात हो रही है या प्रेजेंट की बात हो रही है ना। तो हम देखो सोल्व करने की कोशिश करते हैं। तो देखो एक बार 49 होगी, 49 को मैं 5 से सोल्व करता हूं एक बार, तो ये कितने हो गए, देखिए 9 पंजे 45, तो 9 पंजे 45 हो गए, 9 पंजे 45 और ये हो गए 4 और ये कितना हो जाएगी भैया 245। अब मुझे एक चीज समझाओ, थोड़ा लॉजिकली आप खुद आइडिया लगा लोगे तो आपको अच्छे से और चीजें अच्छे से समझ में आ जाएगी कि सर ये बात तो हमें अच्छे से समझ में आ गई है कि अगर इनकी जो औसत आयु है वो 49 वर्ष हो जाती है तो ई की आयु ज्ञात करो। अब दोस्तों एक थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाते हैं, कॉमन सेंस लगाते हैं, और कॉमन सेंस हम ये लगाते हैं कि मेरे दोस्त कि आज अगर मैं वर्तमान की बात करूं, वर्तमान की बात करूं, तो अगर ई ज्वाइन कर रहा है, ई ज्वाइन कर रहा है पास्ट में, तो एवरेज जो है 49 था, 5 से मल्टीपल कर दिया तो 245 हो गया। ये समझ में आ रही है, ये कब की बात है, पास्ट की। मैं इनको किस में लेके आऊं, प्रेजेंट में लेके आ रहा हूं। देखो समझना, इनको मैं प्रेजेंट में लेके आ रहा हूं, तो प्रेजेंट में लाने के लिए कितना जोड़ूंगा, 25, तो ये कितना हो जाएगा 270। क्या ये बात आपको समझ में आ रही है क्या। तो मुझे ये पता चल गया, ये पता चल गया कि आज प्रेजेंट में चारों की जो औसत है वो सॉरी टोटल है वो 245 है, और पांचों की ही प्रेजेंट में कितनी है 270 है। तो आपसे पूछा क्या है, तो ई की आयु ज्ञात करो, तो 270 में से ये चला जाएगा तो कितना बच जाएगा, 25 ईयर्स ही है क्या, 25 ईयर्स। बात समझ में आ गई आपको, बात समझ में आ गई भाई। अगर हम इसको ये लेके चले, सोचो थोड़ी देर के लिए, आप ये कहेंगे कि सर हो सकता है ये प्रेजेंट में ज्वाइन हो रहा। देखिए प्रेजेंट में अगर ये ज्वाइन हो रहा है तो 49 को अगर हम 5 से मल्टीपल करते भी हैं तो 245 ही आ रहा है भाई, समझते हैं। तो 245 तो इन चारों का प्रेजेंट में आ रहा है, तो फिर ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि पांचों की प्रेजेंट में टोटल आयु 245 और चारों की टोटल ये कैसे हो सकता है। व्यक्ति आना तो बढ़नी चाहिए ना। तो इसका मतलब ये जो ज्वाइन करा है इन्होंने वो प्रेजेंट में ही, पास्ट में ही करा है, और पास्ट में ज्वाइन करने की वजह से इन पांचों की जो औसत आयु टोटल आयु बन रही थी 245 थी, पास्ट में प्रेजेंट में खींच के लेके आया हूं, तो प्रेजेंट में लेके आया तो 270 बन गई पांचों की, जबकि यहां पे चारों की कितनी थी 245। तो आज की डेट के अंदर ई की आयु कितनी है, 25 वर्ष। ये काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। और सॉरी दोस्त, इसमें कुछ गलती कर दी क्या हमने, सॉरी 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 सॉरी, कुछ गलती कर दी। ये 255 ही है ना, आइडिया लग गया, ठीक है 255 हो गया। सॉरी दोस्तों, गलती हो गई, कोई दिक्कत ना हो। देखो भाई यहां से समझ में आ जाएगा, कोई इश्यू नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से समझ में आएगा, ठीक है। बस देखो 255 हो गई, 255 को मैं कहां पे लेके आऊं भाई, आप कहेंगे सर 255 हो गई तो इनको प्रेजेंट में लेके आ जाओ। अच्छा, दो प्रेजेंट में लेके आऊंगा तो कितनी जोड़नी पड़ेगी, 25 जोड़नी पड़ेगी। 25 इसके अंदर में जोड़ूंगा तो 60 280 हो जाएगी, 280 हो जाएगी ना, यही तो होगी।
अब आप इसमें से घटाओ, देखिए कौन सा आंसर आ रहा है। तो आप घटाएंगे तो आप कहेंगे सर ये तो देखिए आपका 35 वर्ष आना चाहिए, लेकिन 35 वर्ष तो ऑप्शन में ही नहीं है, ऑप्शन में ही नहीं है ना। तो यही तो लॉजिक है इस सवाल का। थोड़ा सा सवाल है अधूरा लिखा हुआ ये, लेकिन ये सवाल ठीक है। इसमें थोड़ा सा चेंज ये पता चल जाता है हमें, क्योंकि 49 को अगर ये ई ज्वाइन कर लेता है, 49 हो जाती है, 255 बनता है, 9 पंजे 45, और ये कितना हो जाएगा 4, और ये 20 हो गया, 25 हो गया, 255 हो गया। ये पास्ट में चल रहा है। अच्छा, प्रेजेंट में लेके आ रहा हूं तो कितना जोड़ना पड़ेगा पांचों की, कितना जोड़ना पड़ेगा, 5-5 वर्ष जोड़ना पड़ेगा। 5-5 वर्ष जोड़ूंगा तो 25 जोड़ना पड़ेगा, तो 60-80 हो गया। तो ये प्रेजेंट में चारों की 245 है, प्रेजेंट में चारों की 245 है, और पांचों की 280 है। अगर आप इसमें से घटाओगे तो भी तो नहीं आ रहा ना ये 35 वर्ष, जबकि आना चाहिए चाहिए। और अगर हम इसको प्रेजेंट माने, और अगर हम इसको प्रेजेंट माने, ध्यान से समझना, अगर हम इसको प्रेजेंट माने, प्रेजेंट मान के अगर हम इसको सोल्व करें, तो मुझे एक चीज बताओ, 255 में से 245 अगर घटाए तो कहीं 10 वर्ष भी नहीं आ रहा, नहीं आ रहा ना। तो यही तो मैं बता रहा हूं आपको। पांच वर्ष पहले ए बी सी डी की औसत आयु 45 वर्ष थी। पचम 25, 2 5 के बीच 225 हो गई। प्रेजेंट में खींच के लेके आया हूं, तो 20 वर्ष जुड़ जाएगी ना इसमें, तो 45 हो गई। ठीक है, ई ज्वाइन कर लेता है तो ये हो जाएगी 9 पंजे 45, यानी 4, ओहो 245 ही हो रही है। दो सौ पैंतालीस हो रही है। सही था यार पहले वाला ही, कैलकुलेशन में दिक्कत हो रही है ना। तुम नहीं बताते भाई, तुम ना बताओगे आंसर, इसका यही है। सही है ये, माफी चाहता हूँ। ठीक है, हल्की सी मिस्टेक की वजह से इतना टाइम वेस्ट हो गया। शिट यार, कहाँ दिमाग चलता है। ठीक है, तो ये सही है, गलती नहीं है इस क्वेश्चन में, ये ठीक है। कैलकुलेशन में तो दिक्कत करी हमने, तो पहले ये सही बताया था मैंने आपको। ठीक है, ये एंड हो गया है। चलो आगे चलते हैं अब, और अब बाकी क्वेश्चन हम करेंगे कल। ओके, तो इस क्वेश्चन को देख लेना भाई, इजी है ये, पहले मैंने इसको सही बता दिया आंसर। ओके, तो दोस्तों आज के लिए आज्ञा दे, कल फिर मिलते हैं। तो इस क्वेश्चन से हम आगे करेंगे फिर। ठीक है, और अभी 2 क्लासों में इस मैं खत्म कर दूंगा, तो उम्मीद है आपको समझ में आ रही होगी। थोड़ा सा हल्की हल्की कैलकुलेशंस में थोड़ी सी दिक्कत थी, क्योंकि मैं कई टाइम्स आपको पता होगा कि मैं थोड़ा ठीक नहीं था, मतलब थोड़ी सी तबीयत पानी ठीक नहीं थी, तो इस वजह से दिमाग थोड़ा सा सेंटर में नहीं था, इस वजह से कुछ छोटी छोटी कैलकुलेटिव मिस्टेक मेरे से हो रही है, तो आप समझ पाएंगे मेरी बातों को। चलो बाकी सब समझ में वो क्या आ रहा है। ठीक है, नमस्कार, जय हिंद।